हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड एज फार एज टुडेज वीडियो इज कंसर्न्ड, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नुआंस्ड आर्टिकल्स को। मैं आपके साथ डॉक्टर सी राजा मोहन का भी एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज in that article or in that editorial he has explained the 5 broad dimensions worth a close watch from Indian side regarding the Ukrainian success as far as Moscow is concerned. I mean the fight that is going on. Okay, so I will also be telling you कि एक आज ऐसी चीज आई है न्यूज़पेपर में जो आपको या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है इफ यू आर गोइंग विद द ऑनलाइन वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, या तो आप इस वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लेते, और अगर आप एक पेपर बैक फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसका पेपर कटिंग रखिएगा। आई टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, आई विल कीप माई पेस अप। मैं थोड़ा सा पेस्ड ही रखूंगी पूरी वीडियो के स्पीड को। So let's get started. States may have Niti Aayog like bodies soon. So okay, what is this article talking about? देखिए, नीति आयोग जो एक थिंक टैंक है सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बताया है कि हम स्टेट्स को we will handhold them, we will actually train them in order to help them out in setting up similar bodies like नीति आयोग। हम स्टेट लेवल पे भी चाहते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है थिंक टैंक के रूप में डेवलपमेंट के लिए जो फैसिलिटेट करती है जो बॉडी, वैसी ही बॉडीज होनी चाहिए स्टेट लेवल पे भी, और हम इसमें स्टेट्स को हेल्प करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्लानिंग बोर्ड्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी कौन से प्लानिंग बोर्ड्स की बात हो रही है। वी विल डिस्कवर दिस इन द कमिंग टाइम। तो प्लानिंग बोर्ड जो हैं, जो स्टेट लेवल पे ऑलरेडी स्थित हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको रिप्लेस करके बनाया जाएगा इन नीति आयोग टाइप की बॉडीज को। इन बॉडीज का नाम क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे। और इनका ये कहना है कि इससे क्या होगा, फास्टर और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी स्टेट के लेवल पे, इन टैंडम विद द विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब ये किसने कहा था? देखिए, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक एम्बिशियस टारगेट को ले डाउन किया था। कब? जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी पिछले महीने, तो उन्होंने कहा था कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं बाय 2047। अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है, राइट? तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम नीति आयोग की तरह की बॉडीज स्टेट लेवल पे भी लेके आना चाहते हैं। ओके, और ये जो मूव है ये किन चीज़ों के बैकग्राउंड में आया है? देखिए, जो डिफेंस है, रेलवेज है या हाईवेज है, इन तरह के जो सेक्टर्स हैं बेसिकली जो ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं या जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सेंट्रल लेवल से आता है, क्योंकि सेंटर हैंडल्स डिफेंस, रेलवेज, हाईवेज, राइट? जो भी इन तरह के फॉरेन अफेयर्स वगैरह होती है वो सेंटर के अंडर आती है। लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी में जो बाकी सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, जैसे हेल्थ आपको पता है, एजुकेशन आपको पता है, स्किलिंग आपको पता है, ये तो प्राइमरीली इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, आप कह सकते हैं जब पता है कोविड-19 आया था तो क्यों जो केंद्रीय सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा पीछे क्यों हट गई थी? इनिशियली बात कर रही हूँ मैं, नॉट द लेटर स्टेजेस ऑफ वैक्सीन का जो ड्राइव था, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि वैक्सीन जो है प्रोक्योर कर लें स्टेट्स खुद से? इसीलिए क्या कहा था? क्योंकि स्टेट के अंदर हेल्थ आता है, हेल्थ इज द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द स्टेट परव्यू। तो इसीलिए इन तरह के जो ग्रोथ होगी ऑब्वियसली स्टेट का उसमें सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बने। ओके, तो नीति आयोग इस चीज को नोट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, इट इज वेरी क्रिटिकल टू इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल। ऑफ कोर्स you will have to make particular states conducive. The state government has to provide a conducive environment for the various companies to come there and set up their establishments. Just look at Karnataka for that matter, look at Bengaluru. दो आज के टाइम पे वो काफी फ्लड्स से ग्रस्त है। जो एक और डिबेट लेके आती है हमारी आंखों के सामने वो ये है कि क्या आईटी कैपिटल भारत का, जो पूरा वर्ल्ड आज रिकॉग्नाइज करता है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है ये इमेज बाहर सेंड करना कि हम अपना ड्रेनेज सिस्टम भी सही से नहीं रख पाते, कि कर्नाटका में आज तक इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, इतनी बार सरकारें चेंज होती है कि किसी भी सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो देख सके कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना बुरा है। म्यूनिसिपल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सफ़र कर रही हैं, क्या ये चीज़ इग्नोर की जा सकती है? वेल, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, दैट्स नॉट मेंशन्ड हियर, आई हैड टू टेल यू दैट, आई टोल्ड यू दैट। ओके, अब हम बात करते हैं और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी है। देखिए स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा। अगर आप तेलंगाना को देखते हैं, तेलंगाना क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे आ रहा है पिछले कुछ 2-3 सालों से, क्योंकि वो काफ़ी इन तरह का इन तरह के जो स्टेट लॉज होते हैं काफ़ी जो कॉन्ड्यूसिव बनाते हैं इन तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अर्बनाइजेशन, इन तरह का वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट्स ही कर सकती हैं। तो इसीलिए इनके साथ की बहुत ज़रूरत है। The think tank, which will likely extend support to states, including experts from IIMs and IITs, has received positive responses from states according to the resources. Okay, that's good. और initially aim ये है कि हम 8 से 10 states के साथ start करें। इन 8 से 10 states में इन तरह की bodies सेटअप की जाएं। कब तक? By March 2023 तक। फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए मार्च 2023 तक हर स्टेट में हमारा एम है कि हमें नीति आयोग टाइप की बॉडी सेट करनी है, लेकिन उससे पहले शुरुआत 8 से 10 स्टेट से होगी। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है। देखिए 7 साल पहले क्या हुआ था, जो 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था एक एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा। आपको ये बात पता है? एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई कह दे कि स्टैट्यूटरी बॉडी है नीति आयोग, कोई कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बोथ आर रॉन्ग। इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा बनाई गई एक बॉडी, इफ आई कैन से दैट। और मोदी गवर्नमेंट ने जनवरी 2015 में किया था। मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये ग्रास रूट लेवल यानी कि बॉटम्स अप अप्रोच है नीति आयोग, और जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप डाउन अप्रोच होती थी। प्लानिंग हमेशा टॉप करती थी, टॉप गवर्नमेंट करती थी, फिर वो ऑर्डर्स दिया करती थी या स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन मिस्टर मोदी सेज दैट what we are doing is, or what Niti Aayog comes up with, is a kind of bottoms up approach, because we have a body, we know that अभी recently वो उनकी meeting भी हुई थी, we have a body where all the chief ministers of all the states and union territories contribute with their specific grievances, with their specific interest and with their specific suggestions, and hence it is not written here, I am just telling it for your sake. Okay, तो सेंटर ने ये सब कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम इसीलिए अब चाहते हैं स्टेट्स को, और हम स्टेट्स के साथ मिलके और आगे बढ़े, ना कि उनको सप्रेस करके। ओके, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी आप समझ सकते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा इन द सेंस के ऑटोनॉमी दे देना। देखिए आप समझ रहे हैं ना, स्टेट्स में जब बॉडी सेट हो जाएंगी तो उनको एक ऑटोनॉमी दे देंगे ये लोग। अभी तक क्या है, फिर भी आप सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है, तो ये इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप आई वुड से। अब देखिए हाउएवर मोस्ट स्टेट्स सो फार हैव डन लिटिल टू रिजुविनेट देयर प्लानिंग डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स। अब देखिए ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स या बोर्ड्स की जिनको रिप्लेस करके ये नीति आयोग टाइप बॉडीज बनाई जाएंगी, ये क्यों थे मैंने आपको बताया था, हम आगे देखेंगे। देखिए ये लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी तो इनका काम, इन प्लानिंग बोर्ड्स का काम जो स्टेट लेवल पे है, इनका काम ये था कि वो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जब सेंटर 5 ईयर प्लान्स निकाला करती थी, जब नेहरूवियन एरा से ये 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे, तो फिर क्या करती थी स्टेट्स भी पैरेलली, ये स्टेट के जो प्लानिंग बोर्ड्स थे ये भी पैरेलली 5 ईयर प्लान्स निकाला करते थे स्टेट के लिए भी। तो अब इन स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के पास इतनी सारी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, इतने साल चला है प्लानिंग कमीशन, अभी 2012 तक तो हम कर ही रहे थे ना, 5 ईयर प्लान्स को फॉलो कर ही रहे थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो इतना ह्यूज मैन पावर जो इन प्लानिंग बोर्ड्स के पास है ना, दे हैव एक्चुअली गॉटन डिफंक्ट, मतलब कुछ काम नहीं है इनके पास, इन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट वर्क दे शैल बी डूइंग। तो अब क्या है, इससे अच्छा है कि इस मैन पावर को चैनलाइज किया जाए हमारी डेवलप्ड नेशन के विजन में। तो अब यही चीज़ यहाँ पे बात की गई है। अब हम देखते हैं नाम क्या होगा इन बॉडीज़ का। इन बॉडीज़ का नाम होगा स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, SITs। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अ प्लान हैज़ बीन चॉक्ड आउट बाय नीति आयोग टू हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ टीम्स that will examine the existing structure of state planning boards and in the next 4 to 6 months conceptualize the state institution for transformation. Okay, so let's move on to the next article. All right, नेपाल चाइना प्लेज टू मूव अहेड विद BRI प्रोजेक्ट्स। देखिए नेपाल का ये कहना है कि जितने भी BRI प्रोजेक्ट्स और जिस तरह का भी कॉपरेशन, जब शी जिनपिंग हमारे कंट्री में आए थे नेपाल में, जब उन्होंने विजिट किया था 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स जस्ट सी वेयर इट इज, यस अक्टूबर 2019, जब उस तरह का जो कॉपरेशन हमने उस टाइम पे एनविजन किया था, वही हम दोबारा उसको पेस अप करें। दोनों ने अग्रीमेंट साइन की है, दोनों के ऑफिशियल्स ने जो लेजिस्लेटिव बॉडीज में से आते हैं दोनों ही कंट्रीज के,
और बस यही सब कुछ कहा है। ये ट्रांस हिमालयन कॉपरेशन जो है मल्टीपल सेक्टर्स में, इसको बढ़ाई जाए। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे एंड हेंस आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट दीज लिटिल आर्टिकल्स जिनकी हमें सिर्फ हेडलाइन ही देखनी ज़रूरी है, क्योंकि एक एवोल्यूशन माइंड में हो, कल को अगर इससे बड़ा कोई आर्टिकल आता है, कोई एग्रीमेंट बहुत बड़ा साइन हो जाता है हमारे एक नेबर कंट्री में यानी कि नेपाल में और चाइना में, तो वो हमारे कंसर्न का है। इसलिए हमें पता होगा कि अच्छा इन तरह की बातें भी चल रही थी, तो फाइनली उसका जो कंक्लूजन है ये आया है। ओके, व्हाट द वाराणसी कोर्ट सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, डू नॉट गो इनटू द कम्युनल एस्पेक्ट ऑफ इट। अभी जो मैं समझा रही हूँ वो चीज़ें हमें एक लीगल या फिर इन्हें एक उसके पर्सपेक्टिव से जैसे इवॉल्व होगी। देखिए कल को सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आएगा, इससे पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो इन तरह के डिसीजंस आने से पहले हमें ये देखना है कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने इस केस में क्या कहा है, ज्ञान वापी केस पे। इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट अहेड। देखिए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंडे को ये कहा है, उन्होंने डिसमिस कर दिया है चैलेंज को जो किया था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने। उनका ये कहना था, इस कमेटी का ये कहना था कि जो सिविल सूट्स जो कुछ हिंदू विमेन ने फाइल किए हैं कोर्ट में कि उनका राइट टू वर्शिप है उनके पास माँ श्रृंगार गौरी के लिए, मतलब ज्ञानवापी मॉस्क की प्रमाइस के अंदर, प्लीज आप उसे खारिज कर दीजिए क्योंकि ये 1991 एक्ट और 2 और एक्ट्स के खिलाफ जाता है। हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं, उनके प्रोविजंस क्या क्या कहते हैं। लेकिन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इस चीज को प्रोहिबिट करता है कि वो अंदर जाके अपनी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है, द प्रिलिमिनरी रूलिंग बाय डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेशा मीन्स दैट द केसेस कैन नाउ बी हर्ड। अब देखिए, अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है कि प्रिलिमिनरी रूलिंग अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने दे दी है कि नहीं, ऐसा तो कोई भी वो बिल्कुल सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, उनका हक है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उनको रोकता है इन तरह के सिविल सूट को फाइल करने के लिए। अब क्योंकि उन्होंने एक प्रिलिमिनरी यानी कि एक फर्स्ट लेवल पे उन्होंने एक उनको इजाज़त दे दी है, तो अब जब केस को देखा जाएगा, अब ये केस जब भी उठाया जाएगा तो दोनों ही साइड्स को, अपनी दोनों ही पार्टीज को एविडेंस लाना पड़ेगा अपने अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए। जो मुस्लिम पार्टी है उन्हें लाना पड़ेगा अपना एविडेंस प्रूव करने के लिए कि ये हमारा ही 1947 से लेके अभी तक हमारा ही रिलीजियस कैरेक्टर है इस ज्ञानवापी जगह का। और जो विमेन हैं, जो हिंदू विमेन हैं जिन्होंने ये पिटिशन डाली थी, उनको अपना लाना पड़ेगा कि नहीं, तब से लेके अभी तक वर्शिप चल रही है। और हम आगे इस केस में बहुत कुछ देखेंगे जिससे उनका जो क्लेम है जो हिंदू विमेन का, वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूव किया है। हम देखेंगे अभी तो वैसे खैर मैटर इज सब जुडाइज। और एक और एडिटोरियल आया था, वो मैंने इसलिए डिस्कस इसके साथ नहीं करना ठीक समझा क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल बातें भी थी। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन बात ये है कि अभी जो मैटर चल रहा है, हमने परसों भी देखा था कि जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो अभी मैटर सब्जुडाइज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है, क्या पता अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या कुछ भी, वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास था। तो उसके चलते ही जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर अभी पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, उसके चलते ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट आ जाना, ये थोड़ा सा मतलब लोगों को खटक रहा है। बट दैट्स अनदर थिंग। हम देखते हैं केस है क्या। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, 5 विमेन उन्होंने फाइल किया था एक सिविल सूट। उन्होंने कहा था कि एनफोर्स किया जाए उनके राइट टू वर्शिप डीटीज विद इन द ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर अप्रैल में क्या हुआ, एक सिविल जज यानी कि सीनियर डिवीजन सिविल जज, उन्होंने अलाउ किया एक वीडियो सर्वे, ये सब कुछ आपको पता है, एक वीडियो सर्वे को अलाउ किया गया मॉस्क के अंदर, जिसके तहत ये पता चला कि शिवलिंग वहाँ पे एक मॉस्क के प्रेमाइसिस में है, वजू खाना में, राइट। तो फिर क्या हुआ कि ये जो कमेटी है, इन्होंने जो मुस्लिम कमेटी की मैंने अभी बात की थी आपसे, उन्होंने वो गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके आर्ग्यू किया कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो चली हैं, वो एक अटेम्प्ट है टू चेंज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द मॉस्क। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने का, क्यों? क्योंकि एक एक्ट है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो हर चीज को, हर एक इस तरह के एक्शन को प्रोहिबिट करता है जो एक किसी भी वर्शिप के प्लेस को, पूजा के प्लेस को, किसी भी जहाँ पे आप भगवान को पूजते हैं उसके प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। रिलीजियस कैरेक्टर का जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, अगस्त 15, 1947, मतलब जो
अगर एक जगह पे हिंदूज का वर्शिप प्लेस थी, एक जगह पे अगर मुस्लिम्स की वर्शिप प्लेस थी, एक जगह पे अगर चर्च था, एक जगह पे अगर गुरुद्वारा था, तो अगस्त 15 1947 को जो भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर था वो उस दिन फ्रीज हो गया, वही रहेगा, उसके साथ छेड़छानी नहीं की जाएगी। तो ये कहता है। मई 20 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है ये इशू, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो सिविल सूट फाइल किया गया है विमेन द्वारा ये सब वगैरह, तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज को ये केस। तो डिस्ट्रिक्ट जज, देखिए इन्होंने क्यों ट्रांसफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हम तभी इंटरवीन करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसको एक प्रेलिमिनरी एस्पेक्ट्स केस को क्लियर कर देगा। अभी हम देखते हैं प्रेलिमिनरी रूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा ऐसा लॉ है जो प्रेलिमिनरी रूलिंग को मांगता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जो विश्वेशा जी अभी हमने देखा, उन्होंने मंडे को रूल किया कि उनको ऐसा कोई भी लॉ नहीं मिला जिसमें पिटिशनर्स को रोका जा सकता है, जिसके तहत कि वो इस तरह का सिविल सूट ना फाइल करें। अब देखिए हम देखते हैं ऐसा कौन सा लॉ है जो प्रेलिमिनरी रूलिंग की बात करता है। देखिए अब इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके आपको मतलब भी मैं साथ साथ बताऊंगी कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है इन वर्ड्स का, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे आप डू नॉट गेट बॉग्ड डाउन बाय सच लीगल टर्म्स, बिकॉज आई एम हियर टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगर हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करें, आई थिंक 1908 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे, जब केस के इनिशियल स्टेज को देखना होता है, तो जो एवर्मेंट, मैं एक सेकेंड इसका पूरा एक पैराग्राफ को पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जो अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन द इनिशियल स्टेज averments made in a suit must be prima facie accepted without going into the veracity of the claims unless such a suit is barred by law. Once the suit is accepted, the onus of proving the claims would be on the plaintiffs. अब इस पूरे पैराग्राफ का ये कहना है, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं एवर्मेंट्स मतलब क्या होता है। एवर्मेंट्स होता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट या फिर एक फॉर्मल फैक्ट या एक पार्टी का कोई भी एफर्मेशन, एकदम ठोस शब्दों में अपना रखना कि जी हाँ हम जो कह रहे हैं वही सही है, ये एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है हमारी तरफ से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है प्राइमा फेशिया। प्राइमा फेशिया का क्या मतलब होता है, ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन या ऑन द फर्स्ट अपेयरेंस, पहली नज़र में ही अगर हम एक केस को देखते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट रीजंस हैं ये बिलीव करने के लिए जो फैक्ट या फिर जो एवर्मेंट या फिर जो अफर्मेशन एक पार्टी दे रही है वो कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो एजम्पशन है वो सही है, हम एज्यूम करते हैं कि वो सही है, अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड इन द कमिंग टाइम। ओके, फिर एक और यहाँ पे वर्ड लिखा है जिसका मतलब वेरासिटी वर्ड लिखा है, उसका मतलब है जेन्युइननेस या फिर एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर केस और अ स्टेटमेंट। तो अब हम इस अगर पूरे पैराग्राफ का मतलब देखें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि इनिशियल स्टेज पे जब दो पार्टीज या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कोई अवर्मेंट करती है एक सूट में, एक सिविल सूट में, यानी कि कोई भी एक अफर्मेशन रखती है, अपना एक फैक्ट रखती है या फिर एक स्टेटमेंट रखती है, उसको प्राइमा फेशिया एक्सेप्ट किया जाता है फर्स्ट इंप्रेशन में। अगर सफिशिएंट रीजंस हैं बिलीव करने के लिए कि ये सही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट गोइंग इनटू द वेरासिटी ऑफ द क्लेम्स, यानी कि एक्यूरेट है कि नहीं है स्टेटमेंट, इन चीज़ों में, इन मुद्दों में जाए बिना उसको एक्सेप्ट किया जाता है अनलेस एंड अनटिल उस सूट को ही कोई लॉ बार ना करती हो। देखिए अब इनका क्या कहना था डिस्ट्रिक्ट जज का, ऐसा कोई लॉ मुझे नहीं मिला कि जो बार करता हो इन विमेन को पिटिशन डालने से, ठीक है, नहीं मिला। और प्राइमा फेशिया मुझे ऐसा लगता है कि ये केस, ये स्टेटमेंट सही है, मैं एक्यूरेसी में नहीं जा रहा पर ये प्रेलिमिनरी लेवल पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब जो केस है लड़ा जाएगा दोनों प्लांटिव्स यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में, अब दोनों अपना अपनी साइड को प्रूव करेंगे। अभी तक जो पल रहा था वो भारी था, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो अंजुमन कमेटी के बारे में हमने बात की उनका, क्योंकि देखिए 1991 के एक्ट का अगर हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन नहीं करें तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब क्योंकि इस तरह की रूलिंग आ गई है तो अब दोनों को अपना अपना मेरिट के बेसिस पे केस लड़ना होगा। Okay, the mosque side had argued that the suit was barred under 3 specific laws. कौन से ऐसे 3 लॉज थे जो मॉस्क की कमेटी ने ये कहा था कि इन 3 लॉज के तहत ये पता चलता है कि जो विमेन पिटिशनर्स हैं इस तरह का क्लेम नहीं कर सकती। पहला, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसका सेक्शन 4 ये कहता है, डिक्लेयर करता है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर एक प्लेस, सेक्शन 4 आपको याद रखना है, जो भी रिलीजियस कैरेक्टर एक प्लेस ऑफ वर्शिप का है जो 15th डे ऑफ अगस्त 1947 को है, जिस भी
उसका वो फ्रीज हो जाता है उस दिन, और इट विल कंटिन्यू टू बी द सेम एज एग्जिस्टेड ऑन दैट डे। ये हमने देख लिया, ठीक है। और ये प्रोविजन स्टेट करता है कि अगर कोई भी ऐसा सूट, अपील या फिर कोई भी प्रोसीडिंग है जो इस तरह के विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है या पेंडिंग है किसी कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में या किसी अथॉरिटी के पास, वो बिल्कुल उस दिन खारिज हो जाता है, क्योंकि इस तरह का कोई सूट वगैरह इस मैटर से लिए मतलब उस पर नहीं सुना जाएगा, ठीक है। अब मुस्लिम साइड ने क्या आर्ग्यू किया था, उनका ये कहना था कि अलाउइंग द सिविल सूट्स वुड ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ द मॉस्क एज इट हैज एग्जिस्टेड फॉर ओवर 600 ईयर्स, क्योंकि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो 600 साल से इसका रिलीजियस कैरेक्टर ये है, और इसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी अगर ये सूट को अलाउ कर दिया गया तो। हिंदू पिटिशनर्स का क्या कहना था, देखिए, अंटिल 1993 मतलब 1993 तक रेगुलर जो प्रेयर्स होती थी वो अंदर दी जाती थी, ज्ञानवापी मॉस्क में ऑफर की जाती थी, ज्ञानवापी मॉस्क के कॉम्प्लेक्स के अंदर हिंदू डीटीज को, ठीक है। 1993 तक ऐसा होता था, और 1993 के बाद से क्या हुआ, जो प्रेयर्स हैं अभी भी उनको अलाउ किया जाता है, एनुअली अलाउ किया जाता है, साल में एक बारी एक डेजिग्नेटेड डे पे, ठीक है, हिंदू डीटीज को। तो इस आर्ग्यूमेंट पे रिलाय करते हुए इससे हमें क्या पता चलता है, रिलीजियस कैरेक्टर किस दिन होना चाहिए था, अगस्त 15 1947 को रिलीजियस कैरेक्टर जो भी एक पर्टिकुलर उसका था वो फिक्स होना चाहिए था। लेकिन इससे तो 1947 से तो 1993 बहुत आगे है, तो अगर 1993 में भी 1993 तक रेगुलरली अगर प्रेयर्स ऑफर की जा रही है हिंदू डीटीज को अंदर, तो इसका मतलब रिलीजियस कैरेक्टर ही काफी वो है, हमें यही नहीं पता रिलीजियस कैरेक्टर है क्या एक्चुअल में उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप का। ओके, तो इसमें वाराणसी कोर्ट ने यही कहा इस ऑर्डर में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट बार द सिविल कोर्ट एंड हेंस द कंक्लूजन इज दिस। और मई में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने, आपको पता होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये स्टेटमेंट दी थी मई में। उन्होंने ये कहा था, देखिए ये जो 1991 का जो लॉ है ना, वो रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए बार करता है, ये नहीं बार करता कि आप फाइंड ही ना कर सको कि उस रिलीजियस प्लेस का नेचर क्या है। तो इस जगह क्या हुआ, इट इज एनालॉगस टू फाइंडिंग द नेचर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, कि एक्चुअल में रिलीजियस नेचर है क्या उस प्लेस ऑफ वर्शिप का, ठीक है। अब हम दूसरा लॉ देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे भी कुछ लिखा है, द कोर्ट विल नाउ हैव टू लुक इनटू द एविडेंस ऑफ द सिचुएशन इन 1947 बिफोर डिसाइडिंग ऑन द इशू। अब हमें देखना है 1947 में किस तरह की प्रेयर्स वहाँ पे ऑफर की जाती थी, ताकि हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि वहाँ का रिलीजियस कैरेक्टर है क्या। ओके, लीगल एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है, देखिए ये इतनी ज़्यादा ट्रिकी रीडिंग देना, ऑब्वियसली एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है एक लॉ की, इतने ज़्यादा, अब देखिए ये तो आप पेंडोरा बॉक्स को खोल दोगे, ऐसे तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो फिर उसके रिलीजियस कैरेक्टर को फिर आप ठीक है ढूंढते रहो, आइडेंटिफाई करते रहो, अभी तो कितनी चीज़ें आएंगी, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। द वक्फ एक्ट 1995, ये एक्ट क्या कहता है, देखिए इसके तहत भी जो मुस्लिम कमेटी है उन्होंने कहा था कि वक्फ एक्ट जो है 1995 ये भी हमें इस तरह के सिविल सूट्स को बार करता है। देखिए मुस्लिम साइड ने आर्ग्यू किया था कि जो सब्जेक्ट मैटर है सिविल सूट का वो एक वक्फ प्रॉपर्टी है, मतलब यानी कि जो ज्ञानवापी मॉस्क की जो प्रॉपर्टी है वो एक वक्फ प्रॉपर्टी है, और सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, ओनली द वक्फ ट्राइब्यूनल लखनऊ कैन डिसाइड द सूट, ठीक है। तो सिर्फ जो लखनऊ में वक्फ ट्राइब्यूनल है वही इसके साथ डील कर सकता है। और मॉस्क ने, मतलब मॉस्क कमेटी ने 2 सबमिशंस भी की थी इस चीज़ को प्रूव करते हुए कि जो मॉस्क है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। पहली जो उनका प्रूविंग थी वो ये थी कि इट इज़ पब्लिश्ड इन द वाराणसी गैजेट दैट द मॉस्क इज बिल्ट ऑन द वक्फ लैंड, ठीक है। वाराणसी के गैजेट में ये चीज़ पब्लिश्ड है, आप जाके पढ़ सकते हैं गैजेट में कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ लैंड पे ये मॉस्क बना है। दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बारी पहले होल्ड किया हुआ है कि जो लैंड है इट इज़ यूज फ्रॉम द टाइम इन मेमोरियल फॉर religious purpose such as for a mosque or Muslim burials would be dedicated to God Almighty and would be treated as waqf। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ इन्होंने बोली, इन दोनों बातों के तहत पता चलता है कि ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने अग्री किया है 2 आर्ग्यूमेंट्स पे जो पिटिशनर्स ने मेक की हैं, यानी कि इनकी आर्ग्यूमेंट्स के बजाय जो पिटिशनर्स, जो हिंदू विमेन है उनके, और उन्होंने ये बोला है कि नहीं, ये जो सूट है इट इज़ नॉट बार्ड बाय द वक्फ एक्ट एज वेल। क्यों, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कोर्ट ने, कोर्ट का ये कहना है, देखिए हम रिलाई करते हैं अपने पहली दी गई रूलिंग्स पे जो कोर्ट्स ने दी हैं कि नेवर हैव बीन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू कास्ट अ क्लाउड ऑन द राइट
title or interest of persons who are not Muslims. The Waqf Act, according to the court, is to solve disputes within the community and not to extinguish claims from outside the community. इनका ये कहना है, अगर किसी कोर्ट ने भी, जैसे कि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात को हमारे सामने रखा या फिर आप अभी तक वक्फ एक्ट की बात हमारे सामने रख रहे हैं, तो जो एक्ट है वो डील करता है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही किन्हीं तरह के क्लेम्स में डिस्प्यूट है तो उस चीज़ को डील करने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, ना कि कोई और कम्युनिटी जो मुस्लिम नहीं है वो अगर कोई क्लेम करती है तो वो मैटर बिल्कुल अलग है, उसको तो ऑब्वियसली एक सिविल सूट की तरह ही डील किया जाएगा, एक कोर्ट द्वारा ही डील किया जाएगा। और सेकेंड कोर्ट का ये कहना है, उन्होंने पिटिशनर से अग्री किया है कि सिंस द लैंड बिलोंग्ड टू द डीटी आदि विश्वेश्वर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इट कुड हैव नेवर बिन वाक्फ प्रॉपर्टी। देखिए मुस्लिम साइड का क्या कहना था कि जो वाक्फ, जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी है जहाँ पे मुस्लिम ब्यूरियल्स होते हैं किस तरह के, वो गॉड ऑलमाइटी को दिए जाएंगे और वो वाक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन क्योंकि पिटिशनर्स ये कहते हैं कि ये तो आदि विश्वेश्वर का हमेशा सदियों सदियों से ये उनकी जगह है, उन डीटी को बिलोंग करते हैं, तो कैसे ये हमेशा से टाइम मेमोरियल से वाक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इन बातों पे कोर्ट ने फिर उनको बोल दिया कि नहीं, सिविल सूट वो फाइल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, जो मुस्लिम साइड ने इस एक्ट को भी बोला था कि ये भी सिविल सूट नहीं फाइल करने दे सकता इन पिटिशनर्स को, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो टेम्पल लैंड है वो क्लियरली डिमार्केटेड है, क्लियरली डिमार्केटेड है, और वो टेम्पल एक्ट का जो लैंड है, मतलब जो टेम्पल का लैंड है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती। तो कोर्ट ने फिर क्या कहा, कोर्ट ने साइड किया यानी कि मेंशन किया सेक्शन 4 क्लॉज 9 को, इसी एक्ट के, काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट के ही, जो डिफाइन करता है टेम्पल को, जिससे वो ये मतलब कोर्ट ये प्रूव कर सके कि वो जो एक्ट है वो बार नहीं करता मॉस्क के प्रेमाइसेस को इंक्लूड करने में टेम्पल प्रॉपर्टी की। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोविजन है वो डिफाइन करता है टेम्पल को as the temple of Adi Vishveshwar, popularly known as Sri Kashi Vishwanath Temple, which is used as a place of public religious worship. आप मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। And dedicated to or for the benefit of or used as of right by the Hindus as a place of public religious worship of the Jyotirling, and includes all subordinate temple, shrines, sub-shrines and asthan of all other images and deities, मंडप्स, wells, tanks and other necessary structures। देखिए इससे तो ये पता चलता है कि अगर शिवलिंग यानी कि जो वहाँ पे पाया गया है वजू खाना के प्रेमाइसिस में, तो इसका मतलब ये वाला एरिया भी टेम्पल में इंक्लूडेड होता है। इससे ये भी पता चलता है इस एक्ट के तहत में टेम्पल की डेफिनेशन लिखी है, जहाँ भी आदि विश्वेश्वर जी को कहीं भी अगर प्रेयर्स ऑफर की जा रही हैं, जो सब श्राइन्स हैं, सब टेम्पल्स हैं, वो भी इस टेम्पल की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। तो इससे तो फिर वो वाला प्रमाइस भी हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिविल सूट ये पिटिशनर्स तो फाइल कर सकते थे। ये किसने ये रीजंस किसने दिए हैं, वाराणसी कोर्ट के जज ने। ओके, अब हम देखते हैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सी राजा मोहन is a kind of international theorist of himself. He is one of its kind। मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि कितने आर्टिकल्स इनके, एकदम एक छोटे से आर्टिकल में यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग यू नीड टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर इशू दैट्स गोइंग ऑन। ओके, हम देखते हैं अ सेट बैक फॉर मॉस्को। ये तो आपको पता ही है, आप तो काफ़ी न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि ऐसा बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं, हिंदी में भी लिखी हुई, क्या हुआ मॉस्को का हाल। तो हम देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ मॉस्को का हाल। ओके, इट माइट बी टू अर्ली टू कॉल इट रशियन राउट एज सम इन द वेस्टर्न मीडिया हैव डिस्क्राइब्ड इट। देखिए सी राजा मोहन जी का कहना है कि शायद ही बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि जिन तरह के गेम्स अभी यूक्रेन को हो रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स में, जो उन्होंने जो टेरिटरी आज तक रशिया रूल कर रही थी उसको अब उन्होंने वापस ले लिया है रशिया से, तो अब वेस्टर्न मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है, स्पेशली यूएसए की मीडिया ने, कि अब फाइनली रशिया का काम तमाम हो गया है, रशिया हार गया है। तो सी राजा मोहन कहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हो, पर हाँ ये मैं मानता हूँ कि एक मेजर मिलिट्री रिट्रीट तो ये है, ठीक है। और रशिया ने काफ़ी एक सीरियस सेटबैक देखा है यूक्रेन के केस में इस वीकेंड पे, इस हफ्ते के एंड में, सैटरडे संडे की ही ये बात है।
ओके और सी राजा मोहन ये कह रहे हैं कि अगर मॉस्को जल्दी से जल्दी अपनी रशियन मिलिट्री के उसको वापस नहीं जोड़ता या कुछ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आता, तो ये जो नया मोमेंटम जो कीव के फेवर में यानी कि यूक्रेन के फेवर में जा रहा है, इट कुड प्रूव टू बी द डिसाइसिव मोमेंट इन द वॉर फॉर यूक्रेन एंड डेफिनेटली सो। ऑल मेजर पावर्स, देखिए जितनी भी मेजर पावर्स हैं, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक फ्रेश लुक के साथ इस पूरे इवेंट को देखना शुरू कर दिया। देखिए अभी क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में जब फरवरी 24 के टाइम पे जब ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ, तो हर किसी का ध्यान यही न्यूज़ चल रही थी, यही न्यूज़ चल रही थी। अभी ये 6 महीने से वॉर चल रही है, बीच में ठंडा पड़ गया कि हाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ कौन पढ़ता है बताइए। मैंने कितनी बार डिस्कस किया ये इशू, कितनी ही बार, कोई नहीं, ठीक है, एक टाइम के बाद। लेकिन आप सब इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसका रवैया ही बदल गया, बिल्कुल एकदम ऐसे अपसाइड डाउन ही हो गया पूरा मैटर। अब हर मेजर पावर इसको एक फ्रेश आंखों से देख रही है कि पोटेंशियल आउटकम्स अब जो वॉर के हो सकते हैं वो कुछ डिफरेंट ही हो सकते हैं। जो जियो पॉलिटिकल कैलकुलस है, जो जियो पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर है, शायद वो शिफ्ट हो जाए। शायद रशिया की जो इमेज है वो सबकी आंखों में थोड़ी सी कम हो जाए, एक मेजर पावर जो साबित हुई थी उससे। और इंडिया एक एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया को भी एक फ्रेश लुक देनी ही पड़ेगी। और इन्होंने बात की है कि हमें क्या क्या देखना है, अभी तो हमें चुप रहना है, बस देखना है क्या चल रहा है, पर हम देखेंगे क्या क्या इंडिया ऑब्जर्व करना चाहेगा। ओके अब देखिए, ट्रिगरिंग अ फ्रेश लुक एट द वॉर इज द लाइटनिंग ऑफेंसिव बाय कीव दैट सॉ यूक्रेन्स आर्म्ड फोर्सेस कैप्चर सम की टाउन्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो की टाउन्स थे, जो रशिया 2014-15 से अभी तक कंट्रोल कर रहा था, उनको जब कीव के फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया, तो ये अब फ्रेश लुक देने के लिए हमें बिल्कुल वो कर देता है, फोर्स कर देता है कि हमें देना ही पड़ेगा इसको एक फ्रेश लुक। रशिया ने भी फॉर्मली, रशिया मीडिया ने भी आपको पता है फॉर्मली एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है कि उसने जो अपनी ट्रूप्स हैं वहां से पुल आउट कर ली हैं काफ़ी लार्ज एरिया में से, खार्कीव रीजन के। खार्कीव ही तो है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, यूक्रेन का। तो उधर से उन्होंने बोला है कि हमने काफ़ी हद तक अपनी ट्रूप्स को पुल आउट कर लिया है। और हम अब देखिए रशियन मीडिया क्या कह रही है, हम रीग्रुप कर रहे हैं अपने पूरे फोर्सेस को, ताकि हम डिफेंस, एक प्रॉपर डिफेंस प्रोवाइड कर सकें। जिन तरह का टेरिटोरियल गेन्स डॉनबास रीजन में ना हो जाए, इस तरह का टेरिटोरियल गेन जो डॉनबास रीजन में कहीं यूक्रेन ना कर ले, इसीलिए हम अपने आप को गैदर कर रहे हैं और नए फोर्स को उजागर कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि यूक्रेन ने काफ़ी रीगेन किया है एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ नियरली 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज थ्रेटनिंग टू टेक मोर। ऑफ कोर्स ये थ्रेटन कर रहा है कि और भी एरिया वो लेंगे। 3000 स्क्वायर किलोमीटर तो ये कैप्चर कर चुके हैं। ओके तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बट यूक्रेन हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, ऐसा सी राजा मोहन जी कहते हैं, इससे पहले कि ये हो कि वो पूरे रशियन फोर्सेस को कम्प्लीटली अपनी टेरिटरी से बाहर फेंक सके। ओके अब देखिए, बहुत सारे, एक जब वॉर छिड़ती है उसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें कभी कभी लगता है ये जीत रहा है, कभी कभी लगता है वो जीत रहा है, तो जिससे बैलेंस ऑफ फोर्सेस जो है वो चेंज होता रहता है, एक दूसरे के फेवर में शिफ्ट होता रहता है, राइट। और यही क्या ये वाला मूवमेंट है, लेट्स सी। और यूक्रेन का देखिए जितना भी टेरिटोरियल गेन्स हो रहा है पिछले 2-4 दिनों में जो हमने देखा है, हैव मेड कीव्स विक्ट्री अ रियल पॉसिबिलिटी। अभी तक हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यूक्रेन सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अब हमें अभी मजाक नहीं लगता कि शायद रशिया जो एक टाइम पे सुपर पावर हुआ करता था वो हार जाए, हो सकता है। इट इज़ नॉट अ ट्रिवियल थॉट नाउ, ओके, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। रशिया हैज़ बाई नो मीन्स लॉस द वॉर, येस रशिया, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया वॉर हार गया है, बट श्योरली इट इज़ लूजिंग सम ग्राउंड। ओके अब देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट रशिया हैड टू, देखिए पिछले 7 महीने में, पिछले 6-7 महीनों में पहली बार ऐसा नहीं है कि रशिया को अपने ट्रूप्स को पुल आउट करना पड़ा है, पुल बैक करना पड़ा है कहीं से, ठीक है। जब इनिशियली एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक यूक्रेन पे लॉन्च किया गया था फरवरी 24 को, तब रशिया ने होप किया था कि वो क्विकली कीव पे, यानी कि जो उसकी कैपिटल है यूक्रेन की, वहां तक आ जाएगा, अटैक कर देंगे, सरकार को हटा देंगे, वहां की एक नई सरकार इलेक्शंस करवा के लेके आएंगे, यही तो उनका प्लान था। लेकिन क्या वो ऐसा नहीं कर पाए, है ना। ऑब्वियसली टू आउस्ट द गवर्नमेंट हेडेड बाय ज़ेलेंस्की इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, और उनको पता चल गया 1-2 हफ्तों में ही पता चल गया रशिया को कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने कीव से अपना ध्यान हटा के क्या करना स्टार्ट किया, अपना फोर्स कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया, कहाँ पे, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड में, डॉनबास, खार्कीव, इन जगहों पे, ठीक है। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट एडवांसेस ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट में भी रशियन फोर्सेस देख रहे हैं यूक्रेन का होता हुआ, तो फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
फर्स्ट टाइम है कि ऐसा हुआ है कि जो यूक्रेनियन मिलिट्री है उसका ऑपरेशनल टेम्पो बढ़ गया है, मोरल बूस्ट मिला है उनको। और जो टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ करता था, देखिए डायलॉग तो साथ साथ में चलता ही रहता है ना। अभी आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए पूरे संसार की यूएन और टर्की ने एक डील भी बीच में मीडिएट की थी, जिसके तहत अलाउ किया गया था ब्लैक सी रीजन का जो ब्लॉकेड अभी तक किया हुआ था रशिया ने, उसने खोल दिया था ताकि फूड ग्रेन सप्लाई हो सके यूक्रेन और रशिया की। तो ये सारी चीज़ें के लिए डायलॉग होता था। तो जो जिस लेवल पे यूक्रेन था वो थोड़ा थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो बेसिकली इस चीज़ में विक्टिम थे। लेकिन अब वो एंगेजमेंट के टर्म्स भी शायद चेंज हो सकते हैं दोनों के बीच में। और अब क्या है कि जो जेलेंस्की है, उनका जो अब डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। उनकी डिमांड है अब कंप्लीट रशियन विड्रॉल की, ठीक है। और जेलेंस्की को देखिए, अगर हम अभी थोड़े टाइम पहले की बात करें कि उनको यही वेस्टर्न मीडिया जो आज कह रही है ना, इन्हीं तरह के कुछ कुछ सेगमेंट्स, इन्हीं तरह के कुछ कुछ एडवाइजर्स उनको ये बोलते थे, देखिए आप पता है क्या करिए, आप सेटल कर लीजिए एक टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज़ को रशिया के साथ। आप क्या करिए, आप थोड़ा सा अपना सीड कर दीजिए ईस्टर्न पार्ट को, जो यूक्रेन का है, जो पुतिन चाहते हैं, आप उन्हें दे दीजिए जो रशिया के कंट्रोल में है। तो एक मतलब शांति बन जाएगी और इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा, ये सब वगैरह। लेकिन उन्होंने इंक्रीजिंगली साउंड किया है विद टफ वॉइस कि नहीं, मतलब अब तो वैसे भी उन्होंने नई कंडीशंस पे नई कंडीशंस रखते गए वो पीस की, कि ठीक है हम पीस पे हम तभी डायलॉग के लिए मानेंगे, पीस पे तभी रीच करेंगे, इन तरह के किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे तभी रीच करेंगे अगर रशिया ने जितना भी हमारा वॉर डिस्ट्रक्शन हुई है हमारी पूरी कंट्री का, उसको रिपेयर करें, उसका मेंटेनेंस का वो खर्चा वो उठाए। फिर उन्होंने ये भी एक चीज़ कहा कि वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने अपनी आवाज़ यही रखी थी जेलेंस्की ने, कि वॉर क्राइम्स का ट्राइब्यूनल बने जिससे हमारे लोगों को जस्टिस मिले, यहाँ के विक्टिम्स को जस्टिस मिले। इन तरह की बातें वो स्टार्टिंग से ही रख रहे हैं, तभी हम पीस के लिए मानेंगे। अब यूक्रेन के जितने भी की सपोर्टर्स हैं वॉर में, वो पहली बार, यही वो सपोर्टर्स हैं जो इन्हें एडवाइस करते थे कि आप अपना ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा रशिया को दे दो, अब वो पहली बार ऐसा इन तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जितने भी एरियाज रशिया ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको यूक्रेन लिबरेट कर ले। तो ऐसा ही होता है, ऐसे लाइफ में भी यही होता है। अगर आप एक ही चीज़ में अगर कभी अनसक्सेसफुल रह रहे हैं, बाई चांस आप सक्सेसफुल हो जाए, फिर लोग आ ही जाते हैं, देखा हमें तो पता ही था, थोड़ा टाइम लग रहा है पर हो तो जाना ही था। सो दिस इज द दस्तूर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ये वॉर क्या चीज़ है। ओके, इंक्लूडिंग द क्राइमियन। अब देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्राइमियन पेनिनसुला जो 2014 में मॉस्को ने जब्त कर लिया था, ले लिया था, आपको पता है कि क्राइमिया उसके पास है, मॉस्को के पास, 2014 में। इनके बाद भी बहुत सारी सैंक्शंस इन पे लगी थी, तभी तो इन्होंने स्विफ्ट, जो मैं आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, जो स्विफ्ट चैनल है, इनके ऊपर तभी सैंक्शंस लगी थी। तो स्विफ्ट चैनल का ऑल्टरनेटिव रशिया ने तभी ढूंढ लिया था, वही आज वो काम चला रहे हैं उसी स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव से, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्रॉस बॉर्डर करनी होती है ना, वही वाली। ओके, अब लोगों को लगता है कि शायद वो क्राइमिया भी वापस ले ले कीव, पर ये तो खैर इट इज़ मतलब इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है। खैर आई वुड से कि ये इतना इजी नहीं है। बाय एडवांसिंग टू फार इनटू ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एंड ओपनिंग मल्टीपल फ्रंट, यूक्रेन मस्ट नाउ मैनेज लॉन्गर। अब देखिए ये घुस तो गए हैं इन तरह की चीज़ों में, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन्स चाहिए होंगी, कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए होगी अपने हर तरह के इक्विपमेंट्स की, और डिफेंस जितने भी ऑफेंसिव उन्होंने, अगर वो एक ऑफेंसिव, वही तो है टेरिटोरियल गेन्स करना, एक ऑफेंसिव अटैक ही तो था। लेकिन रशिया भी तो काउंटर ऑफेंसिव्स करेगी ना अपने, तो उसको इसके साथ डील करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट देन सक्सेस बिगेट्स सक्सेस एंड फेलियर कैन फीड ऑन इटसेल्फ। अब देखिए अभी के लिए अगर हम देखें, एटलीस्ट देयर इज़ नो क्वेश्चन कि ग्लोबल नैरेटिव जो है, जो वॉर पे यूक्रेन का, उस पर चेंज होने लग पड़ा है। ये चीज़ बार बार इस चीज़ में रिपीट की हुई है एडिटोरियल में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, इसी के चलते डॉक्टर सी राजामोहन कहते हैं कि दिल्ली को देखना है क्लोजली 5 ब्रॉड डायमेंशंस को। पहला ये है कि जो नेचर ऑफ डिबेट मॉस्को के डोमेस्टिक स्फीयर में चल रही है, मॉस्को के अंदर किस तरह का डिबेट चल रही है। देखिए ऑल मेजर पावर्स हैव डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बिलीजरेंट्स, स्पेशली इफ यू आर लूजिंग और सीन एज लूजिंग बाय योर ओन पीपल। जब भी आप सपोज करिए भारत का ही, अगर भारत किसी से युद्ध में लड़ रही है, अगर आप सपोज करिए भारत अगर
आप लीजिए 1962 का वॉर, जो वॉर क्या कहूँ, हाँ आप चाइना के साथ वॉर ही ले लीजिए जिसमें हम हारे, जिसके लिए नेहरू जी को आज तक ब्लेम किया जाता है। तो डोमेस्टिकली बहुत निंदा हुई थी। वही अगर 1971 की वॉर की बात की जाए, जब इंदिरा गांधी ने वो वॉर जितवाई थी, तो हमारे डोमेस्टिकली, आप मानेंगे ही नहीं, वेस्ट बंगाल में आज भी इंदिरा गांधी को दुर्गा की तरह बोला जाता है। एक्चुअल में आपको लगेगा अभी तो खैर उनका नाम बहुत बदनाम है, पर एक्चुअल में वो लोग दुर्गा ही बोलते थे उस टाइम पे। दुर्गा माता की तरह वो इमर्ज हुई थी उनकी इमेज। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत चेंज होता है कि हमारा जो मिलिट्री है वो इंटरनेशनल उस पर किस तरह का परफॉर्म कर रही है। तो भाई यही केस मॉस्को के साथ है। अगर बाई चांस जो पुतिन की इतनी बड़ी जो इमेज है, पुतिन तो एक अलग ही फैन बेस है पुतिन का। तो इंडिया में भी शायद आप भी हो, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, बहुत सारे इवन व्हेन आई रेड पुतिन आई वाज आल्सो वेरी वेरी mesmerized by the kind of image he adorns, by the kind of personality he is। ठीक है, तो वही चीज़ है पुतिन के। लेकिन अभी ये जो इन्वेजन के बाद जितने सारे लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया कि बिल्कुल यूक्रेन पे इन्वेजन होना चाहिए, सोवियत यूनियन के टाइम पे जितनी टेरिटरीज थी वो हमारे पास होनी चाहिए वापस, ये सब वगैरह। लेकिन अब वही लोग हैं, अब लिबरल्स की तो बात छोड़िए, जो वो राइट विंग जो होते थे, जो पुतिन के सपोर्टर्स हैं, आज वही कह रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं पुतिन को। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। सेकेंड, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पुतिन विल सून हैव टू मेक मेजर डिसीजंस। ऑब्वियसली पुतिन को बहुत ही जल्दी कोई एक मेजर डिसीजन करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी रशियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज कर सके, थोड़ा सा ऑल्टर कर सके। ठीक है, और वो देखिए जो अभी पॉलिसी चल रही है वो तो नहीं चल सकती इस तरह से, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और रशिया ने बहुत सारा लॉस देखा है मैन पावर में, इक्विपमेंट में पिछले 6 महीने में, तो उनको इस तरह की हार तो वो नहीं लेके जा सकते। हाँ, खाली हाथ से तो वो घर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली ही विल हैव टू एस्केलेट द कॉन्फ्रंटेशन टू अ हायर लेवल इंक्लूडिंग द पोटेंशियल थ्रेट। अब देखिए वो बार बार अब क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो बार बार इस तरह का थ्रेट यूज करना पड़ेगा शायद उनको। और यही सारी चीज़ें देखिए। लेकिन सी राजा मोहन कहते हैं कि वो अपने लॉसेस को बचा भी सकते हैं अगर वो एक पीस के लिए मान जाए। ओके, लेट्स सी ये जो ऑप्शंस हैं, देखते हैं कौन सा वो सिलेक्ट करते हैं। थर्ड जो हमें चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि इस मिलिट्री सेटबैक का जो रशिया देख रही है, उसके जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि जो आसपास वाले जो उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे बेलारूस, इन तरह की कंट्रीज में क्या है, जो यूरेशिया के पार्ट है, जिसको बेसिकली पुतिन अपना बनाना चाहते हैं आज भी। तो देखिए अब अभी क्या है बेलारूस में, क्या है बेलारूस के जो आपको मैंने बेलारूस और पोलैंड की भी बात अभी बताई थी। तो बेलारूस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है रशिया को। इनफैक्ट हम ये भी समझते हैं कि शायद आने वाले टाइम में बेलारूस रशिया को ज्वाइन कर ले। लेकिन बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बहुत हद तक अपने डोमेस्टिक जो ऑपोजिशन है उनको क्रश, या डिसेंट को क्रश इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि पुतिन उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब पुतिन ही हारते हुए दिख जाएंगे, तो फिर वो जो रेजिस्टेंस बेलारूस के प्रेसिडेंट को अपनी ही कंट्री में मिल रही है वो और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ये सब शुरू होगा। फोर्थ पॉइंट जो हमें जानना है वो ये है कि पुतिन ने बेट किया था यूरोपियन डिपेंडेंस ऑन रशियन नेचुरल गैस सप्लाईज, है ना, कि जो रशियन गैस सप्लाईज है अगर हम उसे बंद कर देंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे आने वाले विंटर में यूरोप, है ना। तो अब देखिए यही सब बातें हैं। लेकिन बात ये है, तो बहुत सारे यूरोपियन सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा भी था कि मतलब हमें सच में बहुत ज़रूरत है हमारे लिए रशियन गैस की, तो आप प्लीज़ हमें अलाउ कर दें। लेकिन यूएस का प्रेशर इतना है और इसीलिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं कि आप जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो अपने जनता को ये कह रहे हैं कि आप इतनी यूज़ ही मत करिए, एनर्जी इतनी मत यूज़ करिए। उन्होंने अब एनर्जी पे भी यूज़ करने का एनर्जी कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजी लेके आ गए हैं। तो वो भी इतना ईजी नहीं है, देखते क्या होता है। ये प्रेशर तो बिल्ड करेंगे ही रशिया पे। लेट्स सी। फिफ्थ चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि चाइना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना कि चाइना और पुतिन ने मिलके, शी और पुतिन ने मिलके जब अपनी दोस्ती को विदाउट लिमिट्स एंड नो फॉरबिडन एरियाज बता दिया। देखिए ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी मैं, लेकिन आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर यूक्रेन में अगर रशिया हार गया, पुतिन हार गए, तो क्या होगा, एक ना पूरे संसार के दिमाग में ये चीज़ बन जाएगी कि हाँ, इन तरह की पावर्स जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है इनको हराया जा सकता है छोटी छोटी कंट्रीज द्वारा भी। तो यही आप अब अप्लाई करिए ताइवान और चाइना के केस में। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, शायद इसका हिडन मीनिंग सी राजा मोहन का भी यही है। अगर हम चाइना के केस में देखें
तो चाइना भी ताइवान को इन्वेड करने की, वॉर का एक ऑप्शन रखता है, ये सब वगैरह बातें करता है, ठीक है। तो ताइवान भी कल को जीतता हुआ दिख सकता है। एटलीस्ट अगर ना भी जीते तो जो पता है जो ब्रेन होता है ना, उसमें भी एक इमेज चले जाना, इस तरह से एक मोरल बूस्ट जो मिल जाएगा छोटी छोटी कंट्रीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी होते हुए दिख सकती है हमें। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स दिल्लीज फोकस हैज बीन ऑन मैनेजिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर इन द यूक्रेन एंड लिमिटिंग इट्स जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज सिक्योरिटी। हम मोस्टली यही ऑयल सप्लाईज वगैरह इन्हीं से डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसके इतने ज़्यादा ना हो, और यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, सो दिस इज इट, आई थिंक इधर से और कुछ नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया रेजेज श्रीलंकन तामिल इशू इन यूएन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने रेज किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे। आपको पता है रेजोल्यूशन एक श्रीलंका पे अडॉप्ट किया जाने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। तो इंडिया का क्या कहना है, इंडिया ने क्या किया है? वैसे तो जहाँ तक मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, इंडिया शायद एब्सटेन करेगा, वोट नहीं करेगा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी काफ़ी बर्बाद सिचुएशन में इस टाइम चल रहा है, तो एब्सटेन करेगा। बट लेट्स सी, अभी तो हमने खैर अपना कंसर्न व्यक्त किया ही है। और क्या कंसर्न व्यक्त किया है कि इंडिया काफ़ी कंसर्न है इस बात को लेके कि श्रीलंका की सरकार ने पूरे जितने एक्ट मेजर्स चाहिए तामिल्स की सिक्योरिटी के लिए, तामिल्स की तामिल नेशनल क्वेश्चन पे, उतना नहीं लिया। जो लॉन्ग पेंडिंग मेजर्स हैं अभी तक उन्होंने लागू नहीं किए हैं, और यही उन्होंने वो रेफर किया है डेट ड्रिवन इकोनॉमी को। ओके, उन्होंने ये बोला है कि देखिए उन्होंने नाम तो नहीं लिया, तामिल नेशनल क्वेश्चन लिखा है, पर इनडायरेक्टली हम रेफर तो ऑब्वियसली श्रीलंका को ही कर रहे हैं। और हमारी स्टेटमेंट जो 51st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो जनीवा में आई है, इंडिया ने ये कहा है कि हमने वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरनेशनल डायलॉग एंड कॉपरेशन गाइडेड बाय द यूएन चार्टर। लेकिन इस रिगार्ड में इंडियन डेलीगेशन नोट करती है कि हमारा काफ़ी कंसर्न है कि मेजरेबल प्रोग्रेस जो जितनी चाहिए सरकार द्वारा श्रीलंका की, उतनी नहीं ली गई है। जो कमिटमेंट्स उन्हें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन पे चाहिए, एथनिक इशू पे, एथनिक आपको पता ना एथनिक माइनॉरिटी है तामिल्स श्रीलंका में, तो वो देखिए यहाँ पे लिखा है, इंडिया कहती है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए 13th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या बात करता है मैं आपको बता देती हूँ। 13th अमेंडमेंट जो है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो तामिल है, तामिल विड एक्चुअली बिकम वन ऑफ द श्रीलंकाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पहला तो ये। दूसरा ये बात ये करता है कि ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंशियल काउंसिल्स को। प्रोविंशियल काउंसिल जैसे लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं या सॉवरेनिटी, उनको अपने मैटर्स खुद देखने की, किसी तरह का टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा, है ना। तो इन तरह की चीज़ें, प्रोविंशियल काउंसिल्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी और ये सब वगैरह। इनफैक्ट इलेक्शंस ही नहीं हुए, हमने बोला इलेक्शंस तो करवाओ, इंडिया ने ये कहा है। जो टर्म है श्रीलंका की 9 प्रोविंशियल काउंसिल्स का, वो एक्सपायर हो चुका है 3 साल पहले, और तब से लेकर अभी तक दे हैव बिकम डिफंक्ट, कंप्लीटली यूजलेस। ओके, तो यही हमने बात की है। अब देखिए ये सब कुछ इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सारी देखिए आपको पता है कि 13 साल हो गए हैं अब तो श्रीलंका की सिविल वॉर को ख़त्म हुए भी, क्योंकि 26 साल ये वॉर चली थी 2009 से। 2009 में ये ख़त्म हुई थी, आपको ये बात पता है। और यही सब कुछ इन्होंने बात की है कि इस पर जल्दी से जल्दी जस्टिस वगैरह के इश्यूज़ को साथ डील किया जाना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि यूनाइटेड नेशंस अभी बहुत रिसेंटली ये कहा था कि जिस तरह का इकोनॉमिक डिप्रेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस अभी श्रीलंका देख रही है, आपको पता है यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, वो बिल्कुल उन्हीं का किया कराया सारा काम है। उन्हीं ने जो इकोनॉमिक, जो इतनी करप्शन थी, आपको पता है बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लूट पाट इतनी ज़्यादा तामिल माइनॉरिटी के पास। आपको ये बात तो पता है ना कि जितनी भी तामिल माइनॉरिटी है वो नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन है, मतलब इट गोज लॉजिकली राइट कि जो श्रीलंका का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होगा वो ऑब्वियसली वही तो विसिनिटी में है तमिलनाडु की, तो इट इज़ नेचुरल कि वही वाला रीजन जो है वो बेसिकली वहाँ पे तामिल लोग फैले हुए हैं थोड़े से, ठीक है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो मतलब बेसिकली हम यही कहते हैं कि उन लोगों को अपना मतलब उधर पे बहुत सारी लूटपाट हुई थी, इकोनॉमिकली करप्शन हुआ था बहुत कुछ। तो इसी वजह से जिस तरह का उस टाइम पे वो था, करप्शन था। राजा पाक्सास आर द मोस्ट करप्ट पीपल इन श्रीलंका। पता नहीं वो जीते कैसे वहाँ पे, पता नहीं वाई पीपल फॉरगिव पीपल सो इजीली एंड देन दे रिपीट द सेम थिंग्स एंड देन फिर वही जनता होती है जो फिर उनको भगा भी देती है अपनी कंट्री से। पता नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, जनता तो हमेशा इनोसेंट ही होती है, वैसे शायद बहुत आसान है, लोगों की आंखों में बहुत सपने होते हैं जब वो एक किसी पॉलिटिशियन द्वारा किसी कैंपेन को अटेंड करने जाते हैं।
और कैसे वो पॉलिटिशियन हर बार उन सपनों को क्रश कर देता है अपनी उससे। खैर ये एक अलग मुद्दा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर गई है कि यूएन ने यही कहा था कि इन्हीं तरह के जो आपने मेजर्स लिए उस टाइम पे सिविल वॉर द्वारा, उसी का नतीजा आप आज भुगत रहे हो, ये सब कुछ आपको पता है। और यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इंडिया इज एक्सटेंडेड, देखिए इंडिया ने बहुत सारा, अभी तो आपको पता है 4 बिलियन का लोन हम दे चुके हैं, क्रेडिट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट आप कह सकते हैं, हम दे चुके हैं श्रीलंका को जनवरी से लेकर अभी तक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना ने क्या कहा इस सेशन में। चाइना ने बोला है कि हम फर्मली सपोर्ट करते हैं श्रीलंका को ताकि वो सेफ गार्ड कर सके अपनी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके, सोशल स्टेबिलिटी और अचीव करें इकोनॉमिक रिकवरी। पर चाइना बीइंग चाइना, द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, आप अगर इतना ही उनकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इतने परेशान हैं तो आप उनका जो डेट आपने इतना दिया हुआ है आप उसको रीस्ट्रक्चर क्यों नहीं कर देते, जब वो इतनी बार आपको बोल रहे हैं। अभी तक तो आपसे एक स्टेटमेंट नहीं बोली गई इस मामले में, तो आप बस यही कहते रहोगे। ओके, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए इंडिया ने वैसे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि डायरेक्टली कुछ नहीं बोला हमने अभी उनकी चॉइसेस के बारे में कि उनकी इकोनॉमिक चॉइसेस क्या है, लेकिन एक रिमार्क जो हमने दिया है इंटरैक्टिव डायलॉग में, सेशन के ऑनगोइंग सेशन के, इंडिया ने कहा है कि श्रीलंका की जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है, बताती है कि एक डेट ड्रिवन इकोनॉमी जो होती है इसकी कितनी लिमिटेशंस होती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल में। और आपको ये बात तो पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि चाइना, जापान और इंडिया श्रीलंका के सबसे बड़े बायलेटरल क्रेडिटर्स हैं। सबसे ज़्यादा लोन इन्होंने हमसे लिया हुआ है ना। बायलेटरल लेवल पे चाइना से सबसे ज़्यादा, जापान से नंबर 2, इंडिया से नंबर 3। लेकिन आपको ये गलत इंप्रेशन जा सकता है कि चाइना ही सबसे बड़ा क्रेडिटर है, चाइना सबसे बड़ा क्रेडिटर है श्रीलंका का। दैट इज रॉन्ग। सबसे बड़ा क्रेडिटर जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो है सबसे बड़ा फॉरेन डेट, उनका ये कंपोनेंट है, बिगेस्ट चंक कम्स फ्रॉम देयर। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Another important article, SC rejects petition linking pornography to sex crimes। देखिए एक पिटिशन थी जो अब तो विड्रॉ कर ली मिस्टर कोहली ने। उनका ये कहना था देखिए आप क्या करें, आप लिंक एस्टैब्लिश कर दीजिए कि इंटरनेट पे जो पॉर्न अवेलेबल है उन्हीं की वजह से, उन्हीं से ट्रिगर होकर सेक्स क्राइम्स होते हैं या चाइल्ड अब्यूज़ होता है। तो जस्टिस यू ललित जी ने कहा है कि आपको पता है आप मेरे को क्या करने के लिए कह रहे हो। आप सोचिए अगर मैं कह दूंगा इंटरनेट पे इस तरह का सारा मटेरियल डालना बंद कर, जैसे भी मतलब कुछ भी जो भी है, फिर मैं एक सर्वेलेंस स्टेट को वो बढ़ावा दे रहे हो आप इस तरह की बातें मेरे से। अगर मैं इस तरह का कोई वर्डिक्ट दे देता हूँ तो इट एक्चुअली इट इज़ अ गो अहेड टू ऑनलाइन सर्वेलेंस एंड दैट्स रॉन्ग, दैट्स अगेंस्ट प्रिवेसी। ऑफ कोर्स अगर इस तरह के मैटर्स हैं कि इंटरनेट पे किस तरह का मटेरियल वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल मटेरियल है कि वो सरकार डिसाइड करेगी और वो इनफ काम करते हैं इस चीज़ में। तो और इंडिविजुअल केस बाय केस बेसिस पे कि उनको ये इस तरह के जो सेक्स क्राइम्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, तो केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होते हैं। नागा डेलीगेशन मीट्स शाह पुशेस फॉर रिवाइवल ऑफ टॉक्स। आपको मैं नागा इशू पूरा समझा चुकी हूँ कि ये जो NSCN, आइसैक मुइवा, इनका क्या, ये काफ़ी क्यों बोलते हैं कि हमें अपना एक फ्लैग चाहिए, हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मिस्टर शाह से मिलकर उन्होंने यही कहा है कि आप रिवाइवल यानी कि रिवाइव कीजिए टॉक्स को जो सेंटर हमारे बीच में हो रही है, टेबल पे आइए, बैठिए, बात करिए और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। आपको पता है येज़ैबो यानी कि नागा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकी डिमांड है, इसके बारे में ये लोग काफ़ी बार पुश करते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगी, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वो ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का ये वाला पेज। आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आई मस्ट टेल यू दिस इज डेड इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी टू द इन्फिनिटी। आपको लग सकता है, देखिए आप कभी मत समझिए, आप कभी जो जिस तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन तरह की बातें, मैं हैरान हूँ जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके बाद भी आज भी बच्चे उस तरह की बातों से अट्रैक्ट होते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल पढ़ लिया वो आ जाएगा। आप कहाँ जी रहे हो? कम ऑन पीपल, कम ऑन फोक्स, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जो भी जिस तरह का, यार जब स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है तो आप क्यों सोचते हैं कि कोई चीज़ रह जाएगी? ठीक है वो एक कॉन्वेंशनल चीज़ नहीं है, आप अपना जो भी है स्टैटिक पे फोकस करते हैं, ओके फाइन, बट यू हैव टू हैव एन आई ऑन हाउ द सिचुएशन इज अराइविंग, हाउ द सिचुएशन इज इवॉल्विंग, राइट। साइरस मिस्त्री जी की एक कार क्रैश में डेथ होना, ये
काफ़ी हमारे भारत में काफ़ी इस चीज़ पे सीट बेल्ट्स पे जो नई नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं और हमें पता होनी चाहिए। इसी की उसमें मुद्दा आता है कार एक्सीडेंट्स की सेफ्टी वगैरह का। ठीक है, तो हम एक पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी, बाकी आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम देखें तो ये एक्सीडेंट्स और विक्टिम्स और इसका ये पूरा एक ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन बात करूँ, ये ब्लू वाली लाइन डील करती है रोड एक्सीडेंट्स में, यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ये लिखा हुआ है। अगर हम रेड की वाली लाइन की बात करें तो नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल कितने हैं वो इससे डील करते हैं, और अगर हम येलो वाली लाइन की बात करें तो ये डेथ्स से डील करते हैं। तो यहाँ पे डेटा ये कहता है कि 2021 में क्या हुआ, नंबर ऑफ डेथ्स सरपास्ड प्री पैंडेमिक लेवल्स। ठीक है, पैंडेमिक कब था, 2020, जब गाड़ियाँ चलेंगी नहीं तो फिर एक्सीडेंट्स कहाँ से इतने होंगे, इसीलिए ऑब्वियस कि कम हो गए थे उस टाइम पे। लेकिन अब प्री पैंडेमिक लेवल्स को हम सरपास कर चुके हैं 2021 में। लेकिन जो एक्सीडेंट्स हुए थे, डेथ्स की बात कर रही हूँ मैं, और लेकिन जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए थे दे वर फ्यूअर इन नंबर इन 2021, और 2020 में एक्सीडेंट डेथ्स वर मच लोअर, ऑफ कोर्स पैंडेमिक रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है डेथ काउंट। ठीक है, ये मैप शो करता है स्टेट वाइज और सिटी वाइज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स रिकॉर्डेड इन 2021। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है टॉप पे आता है। देखिए अभी पता है क्या है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में इंप्रेशन जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर वाला रीजन जो है वो काफ़ी नंबर टॉप पे वो आता होगा। ठीक है, दिल्ली वाला जो रीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश टॉप करता है डेथ्स के केस में, रोड एक्सीडेंट्स वाली रिलेटेड डेथ्स, और इट इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु कम्स सेकेंड, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिटी की बात करें तो जी हाँ, सिटी के केस में दिल्ली है नंबर 1 और चेन्नई है फिर नंबर 2। ये चीज़ आपको पता चल गई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, मीडियन विक्टिम। मीडियन विक्टिम क्या है इन 2021, अ मीडियन रोड एक्सीडेंट विक्टिम इन इंडिया वाज अ मेल एज्ड बिटवीन 18 एंड 44। एक देखिए, आप देख सकते हैं जेंडर वाइज रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन इंडिया 2021 का परसेंटेज शेयर 86% है मेल्स, ट्रांसजेंडर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 14% फीमेल। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बनती है कि 50% से भी ज़्यादा या फिर 85% से भी ज़्यादा जो है वो मेल कंपोनेंट होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल वो स्टेटमेंट सही है। एज वाइज रिलेटेड भी आप देख सकते हैं 32%, 30 to 45, ये भी एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यूजुअली आपका ये इंप्रेशन जा सकता है कि 14 to 18 जिनको बहुत ही ज़्यादा टीनेज वाला ग्रुप होता है इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, नहीं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कौन सा टाइम है जो पीक टाइम है एक्सीडेंट्स का। तो आपको पता चल रहा है 20%, 6 से 9 बजे का टाइम है। आपको पता है 6 से 9 बजे का टाइम कौन सा होता है शाम का, जब लोग अपने ऑफिस वगैरह से ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मंथ वाइज अगर देखें तो आई थिंक जनवरी टॉप्स, यस जनवरी टॉप्स। अब देखिए इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर मैं प्रिडिक्ट करती हूँ रीजन शायद धुंध है, फॉग है, जो बहुत ज़्यादा विंटर्स की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर हम दिल्ली सबसे सिटी नंबर 1 पे आती है रोड एक्सीडेंट, तो दिल्ली में तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टबल बर्निंग की वजह से जो इतना धुंध हो जाती है, फॉग हो जाती है, उस वजह से होता है। ठीक है, अब यही सब कुछ टाइप्स ऑफ रोड्स ऑन विच रोड एक्सीडेंट डेथ हैपन इन इंडिया बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले इंप्रेशन जा सकता है कि एक्सप्रेसवेज नंबर 1 पे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ दी क्वाइट ऑपोजिट। सिर्फ 1% ही जो रोड डेथ्स हैं वो एक्सप्रेसवेज पे हो रही हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज पे। देखिए अदर रोड्स में तो हम कुछ गिन ही नहीं सकते ना, तो नेशनल हाईवेज पे सबसे ज़्यादा, स्टेट हाईवेज पे कम। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकती है आपके लिए। बाकी आप ये सब कुछ खुद देखेंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन यहाँ पे लिखी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी देखिए मैंने आपके साथ केस स्टडी डिस्कस की थी, जब मैंने केस स्टडी आपके साथ पूरी डॉग्स वाली डिस्कस की थी। अब ये जो प्लान लेके आए हैं एक्शन प्लान, ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और आप भी, मैं सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से सुनिए। ठीक है, कि एक्चुअल में केरला व्हाट काइंड ऑफ प्लान हैज़ इट कम अप विद। ओके, अब देखिए आपको पता है बहुत सारे स्ट्रे डॉग अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको पता है अभी 12 साल की एक बच्ची की डेथ भी हो गई, बहुत सारी वैक्सीनेशंस के बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। तो अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा झाड़ लगाई है केरला को, जिस वजह से केरला को एक एक्शन प्लान के साथ आना ही पड़ा। तो केरला के जो मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, उन्होंने अनाउंस किया है एक एक्शन प्लान को जिससे एड्रेस कर सकेंगे वो इस इशू को। और एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद हम रीच करे हैं इस पूरे एक्शन प्लान पे। अब ये मल्टी प्रोंग्ड प्लान क्या है, ये इन्वॉल्व करता है एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर स्ट्रे डॉग्स, नंबर 1। नंबर 2, सेटिंग अप ऑफ डॉग शेल्टर्स इन ऑल पंचायत्स एंड ब्लॉक्स।
ओके। नंबर 3, क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट डंप्स फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। मैंने भी आपके साथ यही डिस्कस किया था, इधर उधर जब यहाँ पे उनको खाना ढूंढते रहते हैं और फिर कोई भी उन्हें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देता है फिर वो काट लेते हैं। तो जब इतना सारा वेस्ट डंप्स इधर उधर पड़े रहेंगे पब्लिक स्पेसेस में, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जो वॉलंटियर फोर्स था जो कोविड-19 के टाइम पे या फ्लड्स के टाइम पे, केरला फ्लड्स 2018 की बात बता रही हूँ मैं आपको, उस टाइम पे जो वॉलंटियर फोर्स बना था केरला में, अब उसी को यूज़ किया जाएगा, रीएक्टिवेट किया जाएगा इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। ओके, और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आप भी एक डीएम की तरह कहीं पे पोस्टेड हैं तो सबसे पहला मेजर पता है आपको क्या है? लोगों के दिमाग से फियर हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें तो बाद में आती है। इमीडिएट स्टेप होता है, एक होता है मिड टर्म स्टेप और एक होता है लॉन्ग टर्म स्टेप। अगर हम इमीडिएट स्टेप की बात करें, वो आपको जो करना है, इट इज एड्रेसिंग द फियर अमंग द पीपल, ओके, अराइजिंग ड्यू टू द डेथ्स फ्रॉम डॉग बाइट्स। देखिए, डॉग बाइट्स की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, हर किसी को डर है, हमें काट गया तो हम मर जाएंगे, है ना। तो इससे सबसे पहले आप क्या क्या करें, मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए। 1 महीने के अंदर अंदर सबको वैक्सीनेट करिए, सारे स्ट्रे डॉग्स को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब अगर सामने वाले कुत्ते को रेबीज नहीं है तो हमें भी रेबीज नहीं होगी, रेबीज नहीं होगी तो हमारी डेथ नहीं होगी अगर बाई चांस काट भी गया तो, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सबसे पहले इमीडिएट है मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो डॉग कैचर्स के साथ स्टार्ट की जाएगी, पर ऑब्वियसली उनका नंबर इतना सफिशिएंट नहीं है डॉग कैचर्स का, तो इसीलिए जितने भी लोग विलिंग है वॉलंटियर फोर्स के, उनके साथ मतलब हम ये करके करेंगे, ओके। बस जितना भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी वगैरह के फोर्स के साथ कंपनी करके जितने भी वॉलंटियर्स हैं डॉग कैचर्स की तरह एक्ट करेंगे, और प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगी एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने मना कर दिया था। कुदुमश्री आपको पता है एसएचजी है ये वहाँ का, उनको उन्होंने मना कर दिया था कि केरला का एसएचजी है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल मिल गया आपको। और उन्होंने मना कर दिया था कि इस तरह के कंट्रोल प्रोग्राम में कुदुमश्री पार्ट नहीं ले सकते, पर ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करिए और हमें अलाउ करिए कि हम वहाँ जा सकें, ओके। और गवर्नमेंट क्या करेंगे, द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो अपील द एपेक्स कोर्ट फॉर परमिशन टू, अब उन्होंने ये कहा है कई डॉग्स तो बहुत ही वायलेंट है और बहुत ही हाई लेवल का रेबीज मतलब ज़्यादा वो फैला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो इन तरह के उनको कल करना पड़ेगा, यानी कि किल करना पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ओके। और राइट, गवर्नमेंट वुड ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए इतनी सारा हर स्ट्रे डॉग को वैक्सीनेशन देना पकड़ के इम्पॉसिबल है। तो एक और बहुत इनोवेटिव स्टेप आपको यहाँ पर पता चलता है कि क्या हो सकता है, कि ओरल वैक्सीनेशन देना, जो वो खाना खाते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स को दिया जाएगा शेल्टर्स में, डॉग शेल्टर्स में, उस खाने में ही आप वैक्सीनेशन मिला दीजिए, ओरल वैक्सीनेशन। तो इससे क्या होगा, ईजिली काम हो जाएगा। और इन्होंने स्टेट किया है एक्सपर्ट्स ने कि गोवा और चंडीगढ़ में तो ऐसा होता भी है, ऐसे ही वैक्सीनेशन मोस्टली दी जाती है, ओके। तो ये पेट डॉग्स के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव दी जाएगी, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ओके। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखिए अगर कोई भी आपको आता है कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो यही मिस्टर स्टालिन यानी कि जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है चेस किस लेवल पे पहुंच चुकी है आज, एंड स्टालिन इज डेफिनेटली अ ड्राइविंग फोर्स टूवर्ड्स इट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अब, और आपको पता है कि स्टालिन क्या कर रहे हैं, स्कूल्स में भी ये लोग क्या करेंगे, ग्रैंड मास्टर्स जो हैं चेस के या कोचेज हैं इन तरह के, उनसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दिलवाई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि चेस को एक अलग फोर्स मिले। एक इन तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं, ओके। 3 to टैंगल। अब देखिए ये एडिटोरियल क्या है, इंडिया देखिए बहुत परेशान है क्योंकि यूएस ने एक डिसीजन दिया है कि F-16 फाइटर फ्लीट जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी, ठीक है। ये इस तरह की बातें आपको पता है, मैं सारी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये एडिटोरियल में यही सब कुछ लिखा है कि इंडिया को इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब रशिया है, रशिया के साथ हम इतनी सारे वो कर रहे हैं, हमने उनके साथ जो अपनी मिसाइल्स हम कर रहे हैं वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी तो कार्ड सा नहीं लगाना ना हमारे ऊपर यूएस से। तो इन तरह की और सारी बातें हैं जो हम देख सकते हैं, और हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और अपना रिश्ता ख़राब नहीं होने देना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस दिस आर्टिकल क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको कुछ समझाने की भी बहुत ज़रूरी है। ओके, आई विल सी यू टुमारो।